सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर खुश और खुशहाल होंगे और पूरे जोर शोर के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत मैं ये कहती हूँ कि आप बीए फाइनल के स्टूडेंट हैं, अपने फ्यूचर के बिल्कुल पीक पॉइंट पर आप पहुंच चुके हैं। बहुत जमकर पढ़ाई करने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप अभी बहुत जल्दी कामयाब होना चाहते हो ना, तो लगभग 2 साल आपको लगातार जोर लगाकर मेहनत करनी चाहिए और आगे आपका पूरा जीवन इतना आरामदायक रहेगा। नहीं तो लड़कियां हैं, जल्दी घर वाले शादी के बारे में सोचने लगते हैं और फिर जो फ्यूचर प्लानिंग में जो है ना, वो बीच में बहुत डिस्टर्ब होती है, बहुत लंबे समय तक का एक युग है, तो बीच में गैप आ जाता है। इसलिए सीरियस होकर इन 2 साल में अगर पढ़ाई कर लोगे ना बीए फाइनल में, और 1 साल हो तो 100% आप कामयाब हो जाओगे। इसलिए जो भी आपके साथ पास ऑडियो आए या वीडियो आए, पूरा ध्यान से पढ़ें उनको। सिलेबस के साथ साथ अदर कंपटीशन टेस्ट जो होते हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं जो होती हैं, उनकी भी तैयारी जरूर कीजिए, क्योंकि यही जो सिलेबस होता है ना, यही आगे जाकर कंपटीशन टेस्ट के अंदर आता है। चाहे आप हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, पोल साइंस पढ़ो, कुछ भी जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स है, सबको इतना ध्यान से पढ़ो कि भविष्य में आपको जीके के लिए विशेष रूप से कोई अलग से तैयारी ना करनी पड़े। तो आते हैं अपने विषय पर। हम कर रहे थे आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिनमें पहले हमने काल का विभाजन किया था। काल का विभाजन करने के बाद हमने आधुनिक युग पर पहुंचे थे। आधुनिक युग का जो सबसे पहला जो युग स्टेप था, वो भारतेंदु युग था। और उससे पहले हमने परिस्थितियां जानी थी, कैसे हमारे समाज की जो 1857 से लेकर आधुनिक काल यानी कि वर्तमान काल तक की जो परिस्थितियां हैं, इसके बारे में हर प्रकार की परिस्थिति की हमने चर्चा की थी, चाहे वो राजनीतिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, आर्थिक है, सब प्रकार की। फिर हमने भारतेंदु युग के बारे में जाना था, जो हरिश्चंद्र के नाम पर जिसको भारतेंदु की उपाधि दी गई थी, कि उसने एक छोटी सी उम्र के अंदर इतना विशाल साहित्य लिखा था और पूरे समाज का मार्गदर्शन किया था। उस युग के साहित्यकारों ने प्रमुख रूप से किन विशेषताओं को या किन प्रवृत्तियों पर अपनी लेखनी चलाई थी, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। और आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा उससे आगे का युग, यानी कि द्विवेदी युग। द्विवेदी युग जो है वो है 1900 से लेकर 1918 भी लिख देते हैं और 20 भी लिख देते हैं। यानी कि 1900 से लेकर 1918 या 20 तक के युग को हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। द्विवेदी युग जो है, जैसे भारतेंदु युग था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर था, तो ये जो द्विवेदी युग है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा है, जिनका जन्म 1864 में हुआ था रायबरेली के अंदर। बहुत ही महान साहित्यकार है, लगभग अपने जीवन में 80 पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं और हिंदी साहित्य के अंदर इन्होंने बहुत ही विशाल कार्य किया है। वो काम किया है कि खड़ी बोली को एक साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित करने का कार्य किया है। क्योंकि इससे पहले जो युग था उसमें ब्रज भाषा के ऊपर ज्यादा साहित्य, ब्रज भाषा के ऊपर ज्यादा फोकस रहता था, ज्यादा काम ब्रज भाषा के अंदर किया जाता था। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रयत्नों के कारण जो खड़ी बोली है उसको साहित्यिक भाषा के रूप में कार्य करने के लिए सभी लेखकों को, कवियों को इन्होंने प्रोत्साहित किया था, उत्साहित किया था, शिक्षा दी थी, उपदेश दिया था। किसके माध्यम से? इन्होंने एक पत्रिका का संपादन कार्य किया था, उस पत्रिका का नाम है सरस्वती। सरस्वती पत्रिका की बहुत बड़ी भूमिका रही है हिंदी साहित्य के अंदर खड़ी बोली को एक साहित्यिक भाषा बनाने के अंदर। इस सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो 1903 में इसके संपादक बने थे, तब से इन्होंने सभी लेखकों को एक संदेश देने का प्रयास किया, एक उपदेश देने का प्रयास किया कि सभी लोग, क्योंकि उस समय क्या करते थे कि जो गद्य की भाषा थी वो खड़ी बोली थी और जो पद्य की भाषा थी वो उसके अंदर ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता था। सबको ऐसे लगता था कि कविताएं है ना ब्रज भाषा के अलावा खड़ी बोली में लिखी नहीं जा सकती है, लेकिन इन्होंने अपने बार बार समझाने का प्रयत्न किया, उपदेश देकर सभी लेखकों को, कवियों को गद्य और पद्य की एक भाषा करने का काम किया इस महान व्यक्ति ने। इसीलिए इस महान व्यक्ति के कारण ही इस युग को हम किसके नाम से जानते हैं? द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं।
यदि हम कहें कि भारतेंदु जो युग था वो हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रवेश द्वार था, और द्विवेदी युग को यदि उसका एक आंगन कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, उसको एक विस्तृत आंगन हम कह सकते हैं कि इसने एक प्रांगण का कार्य किया था इस युग ने आधुनिक युग की। अब हम चर्चा करते हैं, ये थे इसके युग, इस युग का नाम द्विवेदी युग क्यों पड़ा, किसके नाम पर पड़ा, इस विषय पर हमने चर्चा की। कम से कम करके समय अवधि थी 1900 से लेकर 1920 तक की समय अवधि थी। सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य, जो सरस्वती पत्रिका की बहुत ही महान पत्रिका है, ये बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है, जिसका संपादन कार्य 1919 शुरू हुआ था, जिसके जो शुरू में संपादक थे वो चिंतामणि घोष जी थे, उसके बाद श्याम सुंदर दास जी बने, और 1903 में इन महान व्यक्तित्वों के हाथों में इस पत्रिका का संपादन कार्य आया। और जैसे ही कार्य आया, इन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से, अपने निबंधों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को जगाने का, चेताने का प्रयास किया और खड़ी बोली को एक साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित करके ही दम लिया। अब हम चर्चा करते हैं कि इस युग के अन्य और प्रमुख कवि कौन कौन हैं। इन कवियों के नाम मैं आपको बताती हूँ, वो हैं, एक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त हैं। उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय है। इसके अलावा है रामचरित उपाध्याय है, रामचरित उपाध्याय है। राय देवी प्रसाद है, राय देवी प्रसाद है। इसके अलावा दया प्रसाद सुरेश भी है, दया प्रसाद सुरेश भी। इसके अलावा है राम नरेश त्रिपाठी है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, जगन्नाथ प्रसाद निरंजन है। इसके अलावा इसमें सोहनलाल द्विवेदी है, श्यामा नारायण पांडे। ये इस युग के प्रमुख कवि हैं। कौन कौन है? मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय है, रामचरित उपाध्याय है, राय देवी प्रसाद कौन है, दया प्रसाद सुकृष्ण है, रामचंद्र नरेश त्रिपाठी है, जगन्नाथ प्रसाद मिलन है, रामधारी सिंह दिनकर है, रामधारी सिंह दिनकर है, और नाथूराम शर्मा शंकर है, नाथूराम शर्मा शंकर है। ये इस युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। किसने काम किया है? विशाल काम किया है, महत्वपूर्ण काम किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, लेकिन ये भी इसी युग के कवि हैं, और इस युग के कवियों ने उसी प्रकार की प्रवृत्ति, जिस प्रकार की मतलब विशेष प्रकार की प्रवृत्ति के ऊपर इन्होंने अपनी कलम चलाने का प्रयास किए हैं। और इस युग के कवि कौन कौन प्रसिद्ध रूप से माने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, रामचरित उपाध्याय, राय देवी प्रसाद पूर्ण, दया प्रसाद सुकृष्ण, राम नरेश त्रिपाठी, सुभद्रा कुमारी चौहान, जगन्नाथ प्रसाद मिलन, सोहनलाल द्विवेदी, श्यामा नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर, नाथूराम शर्मा शंकर, ये इस युग के प्रमुख कवि हैं। अब मैंने आपको इन कवियों के नाम बताए, लेकिन आप लोग कुछ समय के बाद बच्चे भूल जाते हैं। फिर भी मैं एक छोटी सी ट्रिक लिखती हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो आप उससे करना, अदरवाइज आपको जैसे याद रहे आप वैसे इसको याद रखने का प्रयास करना। सभी याद ना रहे तो 2-4 नाम जरूर याद रखना। सारे के सारे मैं ये नहीं कहती कि आप हर एक नाम को याद कीजिए, क्योंकि इतने ही नाम थोड़ी है, बहुत सारे और भी कवि हैं इस युग के दौरान। तो जितने भी आप कर सके, 2 कर सके, 4 कर सके, 5 कर सके, बहुत अच्छी बात है। एक ट्रिक्स लिख देती हूँ, उस ट्रिक्स को 2 से 4 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर फिर भी ट्रिक से याद करने की किसी की इच्छा ना हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है। मैंने जिस तरह से याद किए थे मैं वैसे आपको बता रही हूँ। देखो मैंने किया, मैम अरा राग, मैम अरा राग सिब्बा सुजरा, मैम अरा राग सिब्बा सुजरा,
इस प्रकार से। और सोचना, मैम अरा राग सिपा सुजरा सोचना, 2 से 4 बार इसको बोलोगे आपकी जबान पर चढ़ जाएगी। मैम अरा राग सिपा सुजरा सोचना, मैम अरा राग सिपा सुजरा सोचना। इसका मतलब क्या हुआ? मैं से मैथिली शरण, मैं से महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, रामचरित उपाध्याय, और उसके बाद है राय देवी प्रसाद पूर्ण, दया प्रसाद शुक्ल स्नेही, इसका है सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, श्यामा नारायण पांडे, और नासिक है आपका नाथुराम शर्मा शंकर। अगर आप ऐसे याद करना चाहो तो ऐसे याद रखो, आप 4 याद करना चाहो 4 रखो, 8 याद करना चाहो ऐसे रखो, पूरे याद करना चाहते हो पूरे करो। और फिर से याद करने की जिस बच्चे को आदत नहीं है तो कोई प्रेशर लाइन नहीं है कि आप इसी तरह से याद करोगे, आप जैसे मर्जी याद कर सकते हैं। क्या बोलोगे? मैम अरा राग सिबा सुजरा सोचना, मैम अरा राग सिबा सुजरा सोचना। इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। अब तक हमने चर्चा की है द्विवेदी युग की समयावधि के बारे में, किस महान व्यक्तित्व के ऊपर पड़ा है इनका नाम, और इस विशेषता के कारण सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किया। इस पत्रिका के माध्यम से विभिन्न सारे लेखों के माध्यम से, निबंधों के माध्यम से इन्होंने अपने जीवन में लगभग 80 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें कुछ अनुवादित ग्रंथ भी है, कुछ इनकी मौलिक पुस्तकें भी है, कुछ निबंध भी है, कुछ काव्य संग्रह भी है। तो उन सब के माध्यम से केवल इन्होंने एक लेखक की भूमिका नहीं निभाई है, इन्होंने एक मार्गदर्शक का काम भी किया है, जिनमें इन सभी लेखकों को, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी के तो एक प्रकार से वो भी कह सकते हैं इनके मार्गदर्शक भी, इनके गुरु भी माने जाते हैं। इन्होंने एक बार ये अपनी एक कविता लिखकर लेकर गए थे मैथिली शरण गुप्त जी के पास कि हमारी पत्रिका को सरस्वती में छाप दीजिए, तो इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था और उसको कहा था कि इसको दोबारा से खड़ी बोली में लिखकर लेकर आओ, तभी इसको सरस्वती पत्रिका में छापूंगा। तो इस प्रकार से इन्होंने जिनको अपना समझा उनको प्रेशर से डराकर धमकाकर या खुद जिस प्रकार से लिखकर ले जाते थे तो उनकी कटिंग छटिंग करते, उनके अशुद्धियों को दूर करते, ब्रज भाषा के शब्दों को हटाते, खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग करते, तब जाकर कविताएं ये सरस्वती पत्रिका में छापते थे। इस प्रकार से इस महान व्यक्तित्व का इतना बड़ा योगदान है कि आज खड़ी बोली हमारे साहित्यिक भाषा के पद पर जो प्रतिष्ठित है, विराजमान है, उसमें इस व्यक्ति का एक बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए इस युग को हम किसके नाम से जानते हैं? महावीर द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये जो इस युग के कवि हैं, जिस प्रकार से इस युग का नाम पड़ा है और ये अवधि है, आपको समय अवधि ये याद हो गई होगी। अब हम चर्चा करते हैं कि इस युग के कवियों की जो प्रमुख विशेषताएं थी, वो प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं जिनके ऊपर इन्होंने अपनी लेखनी के साथ बल दिया है। सबसे पहले अगर हम बात करना चाहें तो वो है राष्ट्रीय चेतना। इन्होंने अपनी साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्रीय जागरण करने का प्रयास किया है। वैसे तो देखो भारतेंदु युग के अंदर भी राष्ट्रीय चेतना करने का कार्य इन लेखकों ने किया था, अपनी लेखनी के माध्यम से राष्ट्र के लोगों को जगाने का प्रयास किया था। लेकिन इस युग के साथ उस युग के साथ साथ इस युग के कवियों ने भी राष्ट्रीय चेतना जगाने का प्रयास किया भारतवासियों पे, जिसमें दया प्रसाद शुक्ल स्नेही की जो पंक्तियां है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जिसको मैं निज गौरव, दया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने लिखा है, जिसको मैं निज गौरव निज देश का अभिमान है, निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं निरा पशु है, मृतक के समान, मृतक के समान। चाहे महावीर प्रसाद द्विवेदी हो, चाहे दया प्रसाद शुक्ल स्नेही हो, चाहे आपके नाथुराम शर्मा शंकर हो, इन कवियों ने विशेष रूप से अपने साहित्य के अंदर राष्ट्रीय चेतना जगाने का प्रयास किया था। क्योंकि इस युग तक आप देखोगे बच्चे, हमारा देश आजाद नहीं हुआ था और भारत के जो लोग थे वो पूरी तरह से अपने स्वाभिमान को भूलकर, अपने आत्मविश्वास को खोकर बैठ चुके थे।
लेकिन इन जैसे कवियों ने अपनी लेखनी के माध्यम से भारतवर्ष का गुणगान कर करके लोगों के अंदर स्वाभिमान की भावना जगाने का प्रयास किया था, जिनमें इसके अलावा भारत भारती में मैथिली शरणगुप्त की बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, कि संपूर्ण देशों से, दुनिया में जितने भी देश हैं उन सबसे अधिक किस देश का उत्कर्ष सबसे ज्यादा है, इसके ऊपर लेखनी लिखी थी। उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है, कि वह कौन सा देश है जिसका उत्कर्ष पूरी विश्व में सबसे ज्यादा है, तो वह कौन सा, वह भारतवर्ष है। इस प्रकार से जो मैथिली शरणगुप्त है उनको एक यूं कह सकते हैं हम मतलब राष्ट्रीय भक्ति काव्य धारा के जो कवि हैं प्रमुख रूप से मैथिली शरणगुप्त को माना जाता है। उनकी एक प्रसिद्ध रचना भी है भारत भारती, जिसमें देशभक्ति की भावना जगाने का काम किया था, जो 1912 में प्रकाशित हुई थी। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, इसीलिए अंग्रेजों के द्वारा इसको जब्त भी कर लिया गया था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस युग के कवियों ने राष्ट्रीय चेतना को जगाने का प्रमुख रूप से कार्य किया था। इसके आगे यदि हम चलें तो वो है सामाजिक जागरण। दूसरी प्रवृत्ति यदि लें तो वो है सामाजिक जागरण। देखो, सामाजिक समस्याओं के ऊपर कार्य भारतेंदु युग में भी किया था। सामाजिक समस्याओं का चित्रण भारतेंदु युग में प्रताप नारायण मिश्र जैसे जो कवि थे, विधवाओं की स्थिति का चित्रण किया था। ऐसे ही इस युग के कवियों ने भी समाज के जागरण, सामाजिक जागरण, सामाजिक समस्याओं के ऊपर, चाहे वो आपस में फूट डालो की नीति हो, अछूतो उद्धार हो, छुआछूत की समस्या हो, विधवा विवाह की समस्या हो, नारी शिक्षा पर बल हो, इन सभी समस्याओं का चित्रण अपनी साहित्य के माध्यम से किया था। और वैसे भी कोई भी साहित्यकार हो, वो एक समाज के लिए एक मार्गदर्शक का काम करता है, वो समाज के लिए एक मशाल का काम करता है। वो समाज की समस्याएं दिखाकर अपने साहित्य के माध्यम से समाज के लोगों को चेताने का प्रयास करता है, जगाने का प्रयास करता है, ताकि लोग उससे शिक्षा लेकर अपने समाज की कुरीतियों को मिटा सके और समाज में सुधार लाया जा सके। इसलिए समाज जो लेखक होते हैं क्या, तो बहुत बड़ा उद्देश्य होता है, बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, बहुत कर्तव्यपूर्ण जो इनका जो पेशा होता है, व्यवसाय होता है, वो बहुत ही कर्तव्य और निष्ठा से भरा हुआ होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस युग के कवियों ने अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने निबंधों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज की कुरीतियों का चित्रण करके समाज को चेताने का प्रयास किया था। तीसरे यदि हम देखें, एक था राष्ट्रीय जागरण, दूसरा था सामाजिक जागरण, तीसरा है धार्मिक चेतना। धार्मिक चेतना आप देखेंगे कि भक्ति काल के समय तो टोटली भक्ति के ऊपर ही फोकस था, केवल भक्ति भावना से भरी हुई बातें थी। लेकिन आधुनिक युग में आने के बाद ऐसा नहीं है कि भक्ति को पूरी तरह से भूल चुके थे, क्योंकि हमें पता है कि इस समय पर साकेत जैसे महाकाव्य लिखे गए हैं। मैथिली शरणगुप्त की जो साकेत रचना है, जो राम भक्ति से प्रेरित, क्योंकि जो मैथिली शरणगुप्त थे ना, मैथिली शरणगुप्त राम के बहुत बड़े भक्त थे, राम के भगत थे। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से इनके द्वारा उर्मिला विषय उदासीनता, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने एक निबंध लिखा था, सरस्वती पत्रिका के अंदर छपा, जिस निबंध का नाम था उर्मिला विषय लेखकों की उदासीनता या साहित्यिकों की उदासीनता, इस नाम से लेख था। उस लेख को पढ़कर मैथिली शरणगुप्त महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानते थे, और उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिया कि वास्तव में रामायण जो लिखी गई कथा है, बहुत अच्छी कथा है, उस कथा के अंदर जो उर्मिला का बहुत बड़ा योगदान था, उसके प्रति जो भारतीय साहित्यकार थे, चाहे वो वाल्मीकि रहे हो, चाहे तुलसीदास जी रहे हो, और भी बहुत सारे लोगों ने रामायण के ऊपर अपना लेखन कार्य किया है, लेकिन किसी ने भी उर्मिला का कितना बड़ा योगदान था, उर्मिला ने कितना बड़ा त्याग किया था अपने जीवन का, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया था। और इसी विषय के ऊपर इन्होंने लिखा एक निबंध, उर्मिला विषय लेखकों की उदासीनता। तो उस लेख से शिक्षा लेकर मैथिली शरणगुप्त ने साकेत नाम का एक महाकाव्य लिखा, जिसके अंदर 12 सर्ग हैं, और जिसमें जो उर्मिला है उसके त्याग के, उसकी तपस्या के, उसके योगदान का एक चित्रण इस रचना के अंदर किया गया है। तो धार्मिक भावना, धार्मिक स्थिति या धार्मिक चेतना लोगों के अंदर जगाने का कार्य भी इन कवियों के द्वारा किया है। और उन्होंने एक पंक्ति में लिखी है, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया। मैथिली शरणगुप्त ने
लिखा साकेत के अंदर, संदेश नहीं मैं यहाँ, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया हूँ, इसी धरती को मैं स्वर्ग बनाने आया हूँ। उन्होंने कहा है स्वर्ग बनाने आया हूँ। उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ संदेश स्वर्ग का नहीं लेकर आया हूँ कि मैं स्वर्ग में ये होगा वो होगा, मैं तो अपनी कविता के माध्यम से, मैं तो इस अपनी रचना के माध्यम से पूरी धरती को ही स्वर्ग बनाने की सोच रहा हूँ। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है। तो इस युग में हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस युग के कवियों ने धार्मिकता के जो भाव थे, धार्मिक जो, क्योंकि भारत की जो सभ्यता है, संस्कृति है, हम सबसे पहले किसी भी कार्य को करने से पहले प्रभु पिता परमात्मा को याद करते हैं। तो इन साहित्यकारों ने ऐसा नहीं था कि परमात्मा को पूरी तरह से भूल चुके थे। बहुत सारे साहित्यकारों ने, जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय इसी युग के कवि हैं, जिनको आधुनिक युग का सूरदास कहा जाता है, जिन्होंने प्रिय प्रवास जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध खड़ी बोली का प्रबंध काव्य लिखा है। तो इस प्रकार से चाहे वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हो, चाहे मैथिली शरण गुप्त हो, इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से जो प्रभु श्री कृष्ण के भक्त हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, प्रिय प्रवास जिसमें लिखा है, जिसमें श्री कृष्ण के गुणगान किया गया है, तो वैसे ही इसमें साकेत नामक रचना के अंदर महावीर मैथिली शरण गुप्त जी ने यानी कि भगवान राम के प्रति अपने विचार भक्ति अर्पित की है। इस प्रकार से जो भक्ति भावना है वो भी इस युग में देखी जाती है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो वो है नारी संबंधी विचार, नारी विषयक विचार। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सामाजिक इस स्थिति के बारे में, सामाजिक चेतना के बारे में मैंने आपको बताया है। लेकिन इस युग में नारी विषय के जो विचार है कि जो विधवाओं को विवाह करने की छूट नहीं थी, छोटी छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, लड़कियों को अनपढ़ रखा जाता था, इस प्रकार की हमारे समाज में पर्दा प्रथा हमारे समाज के अंदर थी, इतनी बहुत सारी समस्या थी, कन्या वध की समस्या हमारे समाज के अंदर थी कि लड़की को पैदा होते ही मार दिया जाता था, जो राजस्थान की ओर ऐसी ऐसी भी प्रथाएं थी। तो इन्हीं समस्याओं को केंद्र में रखकर बहुत सारे कवियों ने, अगर हम इस युग के साहित्य, क्योंकि प्राचीन सभ्यता में भी, हमारे तो मनुस्मृति में भी लिखा गया है कि यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो आज के इस युग के साहित्यकारों ने भी अपने साहित्य के अंदर स्त्री को एक बहुत बड़ा यूं कह लो एक चरित्र चित्रण करके एक सम्मानजनक स्थिति इन साहित्यकारों ने दी है। चाहे वो साकेत में उर्मिला की बात हो, चाहे वो यशोधरा में यशोधरा की स्थिति हो, या प्रिय प्रवास में राधा का स्थान हो, बहुत ही सम्मानजनक स्थान इन लोक कवियों ने दिया है। और उन्होंने लिखा भी है अबला जीवन, यशोधरा की पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त की। कौन सी रचना की है? यशोधरा की पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त की। अबला जीवन, अबला जीवन यही तेरी कहानी, यही तेरी कहानी, आंखों में है दूध, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी जैसी रचनाएं रचकर, यानी कि नारी के प्रति इनके सम्मानजनक जो विचार थे, जो भाव थे, वो उभर कर सामने आए हैं। यानी कि नारी के प्रति इनका बहुत ही आदर मान का दृष्टिकोण रहा है इस युग के कवियों का। आगे यदि हम बात करें तो वो है प्रकृति चित्रण की। नेक्स्ट जो विशेषता है द्विवेदी युग के कवियों की, तो वो क्या है? प्रकृति चित्रण। फिर अगर विशेषता की बात करें, प्रकृति चित्रण, देखो अगर प्राचीन समय से बात करें तो ऐसा कोई युग नहीं होगा कि किसी भी युग के कवि प्रकृति से प्रभावित ना हुए हो। लेकिन इस युग में भी चाहे वो श्रीधर पाठक जी रहे हो, जिसने देहरादून, जिसने संध्या आटन जैसी कविताएं लिखी है, कश्मीर सुषमा जैसी कविताएं लिखी हैं, तो प्रकृति से प्रभावित होकर ऐसी कविताएं लिख सकता है कोई। और हम देखें रामलेश त्रिपाठी जी का पथिक कविता, बहुत ही अच्छी कविता है, आपने +1 क्लास में पढ़ी भी होगी, पथिक नाम की कविता, कि ऐसी ऐसी कविताओं के माध्यम से प्रकृति का बहुत
बहुत ही जबरदस्त सुंदर ढंग से इन कवियों ने वर्णन किया है। और किसी भी युग के ऐसे कवि नहीं होंगे जो प्रकृति की सुंदरता से प्रभावित नहीं हुए होंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस युग के कवियों ने अपने साहित्य के अंदर प्रकृति के जो सुंदरता का चित्रण है वो किया है, जिसमें मैं कथी की 2-4 पंक्तियां मैं आपको बताना चाहती हूँ। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। फिर कहता है कवि कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। फिर कहता है इसी प्रकार से हम और पंक्तियां ले सकते हैं। मैथिली शरणगुप्त की पंक्तियां हैं पंचवटी से। पंचवटी उनकी एक प्रसिद्ध रचना है पंचवटी। उसके अंदर है चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। तो इस प्रकार की पंक्तियों के माध्यम से इसमें कहा गया कि प्रतिक्षण हर क्षण नया वेश बनाकर रंग बिरंग निराला वेश बनाकर रवि के सम्मुख सूर्य के सामने है जो रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में आकाश के अंदर वारिद माला, जो बादलों की पंक्ति है वो नाचती हुई प्रतीत हो रही है। तो इस जैसी कविताओं के माध्यम से चाहे वो पंचवटी की चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, चाहे इस प्रकार की पंक्तियां हो, तो इन पंक्तियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस युग के कवियों ने अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से प्रकृति का चित्रण भी बहुत ही रुचि के साथ किया है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर प्रवृत्ति की बात की जाए वो है इतिवृत्तात्मकता की प्रवृत्ति। कौन सी प्रवृत्ति है? इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता मैंने भारतेंदु युग में भी आपको बताई थी और ये इस युग में बता रही हूँ। उसमें तो बहुत कम लोगों ने किया था, बहुत कम कवियों ने इस प्रवृत्ति का वर्णन किया था, लेकिन इस युग की यह प्रमुख प्रवृत्ति मानी जा सकती है, क्योंकि इस युग के कवियों ने किसी भी विषय का जो वर्णन है बहुत अत्यधिक विस्तार के साथ किया है, जिसके कारण ये इस युग की प्रमुख प्रवृत्ति है। और इसी प्रवृत्ति के विरोध में जो आगे आने वाला काल होगा ना, इस प्रवृत्ति को बहुत मतलब नीरस होने के कारण कि इससे ना पाठकों के अंदर नीरसता आ जाती है, बहुत लंबा डिस्क्राइब करते हैं, इसीलिए इस प्रवृत्ति को अगले युग में पूरी तरह से छोड़ दिया था। तो इतिवृत्तात्मकता क्या होती है, पीछे भी मैंने आपको बताया था, अब भी बता रही हूँ। किसी भी विषय को बहुत अत्यधिक विस्तार के साथ चित्रित करना, उसे हम इतिवृत्तात्मकता की प्रवृत्ति कहते हैं। तो इस युग की प्रमुख विशेषता है। भारतेंदु युग में जो कमल कवियों ने किया था, और इस युग के जैसे प्रिय प्रवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय का, उसके अंदर बहुत अधिक विस्तार से वर्णन किया गया है। तो इसीलिए हम इस प्रवृत्ति को इस युग की प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में कह सकते हैं। उसके बाद है स्वच्छंदतावाद। क्या है? स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद क्या है कि अपने अन्य कवियों से हटकर अपनी मौज में, अपनी मस्ती में, अपने ढंग से साहित्य लिखने वाले कवियों को स्वच्छंदतावादी कवि कहते हैं, जिसमें श्रीधर पाठक का नाम सबसे पहले लिया जा सकता है, जो प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कहे जाते हैं। वो अपने ही ढंग से, अपने ही तरीका से जो काव्य लिखते हैं उनको स्वच्छंदतावादी कवि कहते हैं। तो इस युग के कवि ने स्वच्छंदतावादी काव्य की भी रचना की है, जो आगे चलकर अपने मन के भाव को अपने तरीके से प्रस्तुत करना, अलग ढंग से प्रस्तुत करना, जो आगे चलकर जो छायावादी युग आएगा ना, उसकी भी प्रमुख विशेषता रहेगी। इस युग में भी हम श्रीधर पाठक का नाम ले सकते हैं और मुकुटधर पांडे का। इसकी जो प्रमुख कविताएं कि मैंने आपको बताई थी, रचना देहरादून में इसकी संध्या अटन है, ये इसकी प्रमुख कविताएं हैं। और इसकी है मुकुटधर पांडे की है पूजा फूल है, आंसू है, उद्गार है। इस प्रकार की प्रमुख रचनाएं हैं। पूजा फूल, आंसू, उद्गार मुकुटधर पांडे की है, और इसकी है देहरादून, कश्मीर सुषमा। इस प्रकार की रचनाएं हैं जो स्वच्छंदतावादी की विशेषता इसमें देखने को मिलती हैं।
उसके बाद है नेक्स्ट, अगर प्रवृत्ति की बात करें तो उसमें है भाषा सुधार की प्रवृत्ति। भाषा सुधार, ये बात तो ध्यान लिखाने से भी पहले मैंने आपको शुरू में ही बता दी। क्यों? क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सबसे अधिक बल इस बात के ऊपर दिया था कि भाषा सुधार के ऊपर सबसे बड़ा काम इन्होंने किया था। और द्विवेदी जी ने सबको डांटा भी था, फटकारा भी था, प्यार से भी समझाया था। और ब्रज भाषा के स्थान पर जो इतने लंबे समय से पूरे के पूरे मध्यकालीन युग से, यूं कह सकते हो कि भक्ति काल के दौरान से ब्रज भाषा की जो राज सिंहासन पर बैठी थी, साहित्यिक भाषा के पद पर बैठी थी, उस भाषा को गिराकर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को साहित्यिक भाषा के सिंहासन पर विराजमान किया है। तो भाषा सुधार की प्रवृत्ति इस युग के कवियों की प्रमुख प्रवृत्ति देखने को मिलती है। उसके बाद है आपकी हास्य व्यंग्य की प्रवृत्ति। हास्य व्यंग्य मैंने पहले भी आपको बताया था, भारतीय युग में भी था, लेकिन इस युग में भी हास्य व्यंग्य की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, जिसमें हम प्रमुख रूप से नाम ले सकते हैं बाल मुकुंद गुप्त जी का, जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, व्यंग्य के माध्यम से, जो लॉर्ड कर्जन आए थे उनके ऊपर व्यंग्य के माध्यम से कविताएं लिखी थी बाल मुकुंद गुप्त जी की, हास्य व्यंग्य के ऊपर आधारित। झूठ को सच कर दिखलाते, सो ही सच्चा साधु कहाते। झूठ को सच कर दिखलाते, सो ही सच्चा साधु कहलाते। सो ही सच्चा साधु कहते। ये पंक्ति किसकी है? बाल मुकुंद गुप्त जी की। जब लॉर्ड कर्जन जी देश के अंदर आए थे तो बाल मुकुंद गुप्त ने लॉर्ड कर्जन के ऊपर तीखा व्यंग्य किया था कि वो झूठ को भी सच करके दिखला देते थे, और जो झूठ को भी सच कर दिखलाए वो ही सच्चे साधु कहे जाते थे। इस प्रकार से व्यंग्य भाव के अंदर, हास्य व्यंग्य भाव के अंदर इन कवियों ने थोड़ी बहुत लेखनी अपनी भी चलाई। वैसे प्रमुख प्रवृत्ति ये भारतीय युग की है। मैं साथ साथ में आपको बता रही हूँ कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई भी चीज ऐसी नहीं होती कि इस दिन से पहले वो थी और इस दिन के बाद पूरी तरह से कट गई थी, ऐसा नहीं होता। लेकिन इस युग में बहुत अधिक थी, इस युग में बहुत कम थी। इतिवृत्तात्मकता जो थी वो इस युग में, भारतेंदु युग में तो बहुत कम थी, लेकिन इस युग में बहुत अधिक थी। इससे आगे वाले युग में छूट जाएगी। तो इस प्रकार से जो जो पहले की विशेषताएं थी मैंने उनको साथ साथ में आपको रिमाइंड करवाया है कि इस युग में कम थी, इसमें ज्यादा थी, इसमें ज्यादा था, इसमें कम था। इस तरह से मैं आपको साथ साथ में बताते चल रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट अगर बात करें हम कला पक्ष की, क्योंकि तो हमने जितने भी पॉइंट नोट किए हैं, ध्यान दिया है, इसमें भाषा सुधार को छोड़ करके बाकी सभी क्या थे? भाव पक्ष से जुड़े हुए थे। तो कला पक्ष की यदि हम बात करें इस युग में, कला पक्ष के अंदर इस युग में हर प्रकार के, यानी कि जो प्रबंध काव्य थे वो भी लिखे गए हैं, मुक्त काव्य थे जो वो भी लिखे गए हैं, खंड काव्य थे जो वो भी लिखे गए हैं। इस युग में प्रमुख प्रबंध काव्य जो लिखे गए हैं वो है क्रिया प्रवास है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जिसको कहा जाता है। इसके अलावा इसमें है एक प्रबंध काव्य साकेत है, प्रबंध काव्य जो मैथिली शरणगुप्त के द्वारा लिखा गया है। तो कला पक्ष की यदि हम बात करें तो इसमें प्रबंध काव्य भी लिखे गए, इसमें मुक्त काव्य भी लिखे गए, इसमें खंड काव्य भी लिखे गए। जैसे जयद्रथ पद जैसी जो रचना है वो खंड काव्य है, तो वो भी लिखे गए हैं। इसमें अनुवाद की प्रवृत्ति भी बहुत अधिक रही है। एक विशेषता हम इसमें और ले सकते हैं, वो है, अब दिमाग में आ गई, अनुवाद की प्रवृत्ति भी थी इन कवियों की, जिसमें हम किसका नाम ले सकते हैं? सबसे पहले तो ले सकते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी का ही, जिन्होंने संस्कृत के कई रचनाओं की, कई भास के लिखे हुए नाटकों की कई रचनाओं का अनुवाद किया है। इसके अलावा जो श्रीधर पाठक थे, इन्होंने भी जो अंग्रेजी के नाटककार थे ना, गोल्डस्मिथ के कई नाटकों का अनुवाद हिंदी भाषा में किया है। कालिदास के ऋतु संहार का अनुवाद है जो हिंदी भाषा में किया है। हर्मिट उपन्यास था गोल्डस्मिथ का, जिसका सन्यासी के नाम से इन्होंने किया है। वो था, एक दो रचना और भी थी जो इन्होंने इसके अंदर किया। उजड़ ग्राम के नाम से किया, डेजर्ट विलेज। गोल्डस्मिथ का जो रचना थी वो थी डेजर्ट विलेज, और उन्होंने उजड़ ग्राम के नाम से हिंदी भाषा में अनुवाद किया। तो अनुवाद की प्रवृत्ति भी इसमें
प्रमुख रूप से गिनी जाती हैं। नाम किसका ले सकते हैं? एक ले सकते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी का, जिन्होंने संस्कृत भाषा के कवियों की जो रचनाएं थी उनका अनुवाद किया है। और दूसरा किसका ले सकते हैं मुख्य रूप से? श्रीधर पाठक जी का, जिन्होंने गोल्डस्मिथ के नाटकों का अनुवाद हिंदी भाषा में किया है। कला पक्ष की बात करें तो हर प्रकार के शैली में इन्होंने लिखने का प्रयास किया, यानी कि खड़ी बोली भी, मुक्तक काव्य भी लिखा है, खंड काव्य भी लिखा है और महाकाव्य भी इस युग में लिखे गए हैं। यदि बात करें, भाषा बहुत ही सहज थी, सरल थी, आसान थी, खड़ी बोली के ऊपर बल दिया गया था, ब्रज भाषा को बिल्कुल हटा दिया गया था, आसान शब्दावली का प्रयोग किया गया था, विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग किया था, विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया गया था, चाहे वो शब्दालंकार हो, अर्थालंकार हो, हर प्रकार के अलंकारों का प्रयोग इस युग के कवियों के द्वारा किया गया था। आशा करती हूँ कि आपको जो ये मैंने आज का क्वेश्चन करवाया है, द्वितीय युग जो करवाया है, पढ़ाया है, तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई है, तो आप मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर आप फोन करके मेरे से वो दोबारा से समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। 24 घंटे आपके लिए सेवा उपलब्ध है, यानी कि किसी भी समय आप हमसे पूछ सकते हैं। पॉसिबल हो तो कॉलेज टाइम में ही करना, अगर पॉसिबल ना हो, इमरजेंसी आप रात में पढ़ रहे हो, कोई फिर भी आपको समस्या लग रही है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एक बार फिर से हल्का हल्का रिवाइज करेंगे। द्वितीय युग 1900 से 1920 तक की समय अवधि, 18 से 20 की कह सकते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है, जिनका जन्म 1864 में रायबरेली पर हुआ है। सरस्वती पत्रिका का इन्होंने संपादन कार्य किया था, 1903 में संपादक बने थे, जबकि सरस्वती पत्रिका 1900 में छपनी शुरू हो गई थी। और इस पत्रिका ने बहुत बड़ा योगदान दिया है खड़ी बोली को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में, और इस संपादक का बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रमुख प्रवृत्तियों की बात करें तो राष्ट्रीय जागरण की बात इन्होंने की है, सामाजिक जागरण की बात इन्होंने की है, इतिवृत्तात्मकता की बहुत बल इन्होंने दिया है, नारी विषयक बहुत आदरणीय विचार इनके रहे हैं, प्रकृति चित्रण इन्होंने किया है, भाषा सुधार का कार्य किया है, हास्य व्यंग्य की प्रवृत्ति रही है, अनुवाद की प्रवृत्ति रही है। इस प्रकार से इस युग की ये सभी प्रमुख प्रवृत्तियां रही है। और कला में भी, कला पक्ष जो है वो भी इनका बहुत ही सुदृढ़ था, बहुत ही मजबूत था। इन्होंने मुक्त काव्य भी लिखे हैं, इन्होंने खंड काव्य भी लिखे हैं, इन्होंने महाकाव्य भी लिखे हैं, जिसमें जो प्रिय प्रवास है, जो मैं रचनाएं लिखती हूँ ना बार बार नाम प्रिय प्रवास है, वो किसकी है? इधर से उपाध्याय की है, प्रथम खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आएंगे फिर फाइनल एग्जाम में आपके सामने, जीके के क्वेश्चन भी होते हैं ये, तो ध्यान से सुना करें बातों को। तो खड़ी बोली के रूप में, इस भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा है। तो एक बार फिर से आपको समझ में आ गया होगा, फिर से पूछ रही हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।